गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार राजनीति विज्ञान के मूल आधार के शीर्षक टॉपिक बहुलवाद। हमारा इस पेपर में टॉपिक बहुलवाद चल रहा था। बहुलवाद का अध्ययन कर रहे थे। बहुलवाद में हमने जो अध्ययन किया, बहुलवाद का अर्थ, परिभाषाएं, बहुलवाद पर आपेक्ष और बहुलवाद की सहायक तत्व, तीन चीज़ों का हमने अध्ययन कर दिया। बहुलवाद का अर्थ, परिभाषा, बहुलवाद के सहायक तत्व और बहुलवादी आपेक्ष, यानी बहुलवादियों ने किस आधार पर प्रभुसत्ता पर आपेक्ष लगाए हैं या दमनवाद पर आपेक्ष लगाए हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इसके कुछ टॉपिक हमारे हो गए थे। बहुलवाद के सिद्धांत, बहुलवाद के सिद्धांत, बहुलवाद के सिद्धांत में हमारा प्रथम सिद्धांत जो हमने अध्ययन किया था, प्रथम सिद्धांत हमारा ये था कि राज्य केवल एक समुदाय है। बहुलवादी ये कहते हैं कि राज्य केवल एक समुदाय है, न कि राज्य सब कुछ है। राज्य केवल एक समुदाय है। पहला जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि राज्य केवल एक समुदाय है। राज्य सरकार के सत्ता के एक समुदाय के रूप में है और राज्य, बहुलवादी राज्य में सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमान और नैतिकता, इन गुणों को अस्वीकार करती है। जैसे प्रभुसत्ता में, दमनवाद में और आदर्शवादिता में इस बात को स्वीकार किया गया था कि राज्य सर्वव्यापक, राज्य सर्वशक्तिमान, राज्य नैतिक संस्था है। इन चीज़ों का, इन बातों का जो बहुलवाद है वो स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि ये राज्य का एक समुदाय है। दूसरा है बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। बहुलवादी राज्य और समाज, राज्य और समाज में अंतर करते हैं। राज्य और समाज में अंतर करते हैं। दमनवाद, प्रभुसत्तावादी लोग राज्य और समुदाय में अंतर नहीं करते, राज्य और समुदाय को एक ही मानते हैं। जबकि बहुलवादी विचारक राज्य और समुदाय में अंतर करते हैं। वो राज्य और समाज को एक नहीं मानते। वे विभिन्न इकाइयों के रूप में राज्य और सरकार को स्वीकार करते हैं। बहुलवादी के अनुसार, फासीवादी विचार का यह कथन है कि सभी तत्व, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य से बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। बहुलवादी यह नहीं मानते। बहुलवादी राज्य को अन्य समुदाय के अंतर्गत मानते हैं। नंबर 3 था, बहुलवादी नियंत्रण राष्ट्रता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी नियंत्रण राज सत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी नियंत्रित राष्ट्रता में विश्वास करते हैं, जबकि प्रभुसत्तावादी पूर्ण रूप से राष्ट्रता में विश्वास करते हैं। ऑस्टिन ने असीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया और ये जो नियंत्रित राष्ट्रता है, ऑस्टिन के संपूर्ण असीमित प्रभुसत्ता सिद्धांत के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। नंबर 4, बहुलवाद के अनुसार राज्य कानून से स्वतंत्र और बहुलवाद के अनुसार
बहुलवाद के अनुसार राज्य कानून से स्वतंत्र और उच्च है प्रभुसत्तावादी या लोक प्रभुसत्तावादी या अद्वैतवाद इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, तो बहुलवादी संप्रभुतावादी के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। इस संबंध में फ्रांसीसी विचारक डिग्विटीड और डच विचारकों के लेख उल्लेखनीय है। डिग्विटीड ने कहा है कि विधि राजनीति मनुष्यों को एक दूसरे पर निर्भर करना एक पूर्ण करना संभव नहीं है। राज्य का व्यक्तित्व एक नीली कल्पना मात्र है, विधि राज्य को सीमित करती है। नंबर 5 था बहुलवादी विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। बहुलवादी विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। बहुलवादी लोग विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुलवादी आदर्शवादी दर्शन की भांति केंद्रित राज्य में विश्वास नहीं करते, वरन विकेंद्रीकरण को विश्वास करते हैं। विकेंद्रीकरण को ही राज्य की वास्तविक उपयोगिता का आधार मानते हैं। बहुलवाद के अनुसार स्थानीय समस्याएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती। इन स्थानीय समस्याओं का समाधान केंद्रीकरण द्वारा नहीं किया जा सकता। बहुलवादियों के विचार से राज्य को चाहिए कि वो केंद्रीय सत्ता को व्यवसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विकेंद्रीकरण करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दे। इस प्रकार संगठनात्मक सामाजिक संगठन की स्थापना की जाएगी। यहाँ तक के जो टॉपिक थे हमने पूर्व वीडियो में कर लिए थे, यहाँ तक के टॉपिकों को हमने पूर्व वीडियो में कर लिए या इससे पहले वाली क्लास में कर लिए। ये जो 5 टॉपिक है हमारे, राज्य केवल एक समुदाय है, बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं, बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं, बहुलवादी के अनुसार राज्य कानून स्वतंत्र है और बहुलवादी केंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। ये हमने इससे पूर्व वाली क्लास में अध्ययन कर लिया था। आज जो अध्ययन होना है 6 नंबर है, बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। बहुलवादी राज्य की निरंकुश सत्ता को तो खंडन करते हैं, किंतु अराजकता या साम्यवाद की भांति उनको समूल नष्ट करने के पक्ष में नहीं है। राज्य का अंत करने के लिए वे किसी स्थान तक राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत कोई मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक बहुलवादी समाज में राज्य का स्वरूप और महत्व वैसा ही होगा जैसा संघ और अन्य संस्थाओं में होता है। बहुलवादी अन्य संघों को अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है, क्योंकि राज्य के द्वारा संघों के पारस्परिक विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाएगा, किंतु वे राज्य को उस उग्र और निरंकुश रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका प्रतिपादन एकत्ववादी विचारकों के द्वारा किया गया। राज्य के संबंध में इस बहुलवादी दृष्टिकोण के कारण ही कहा जाता है कि प्रभुत्व एक ओर राजकता और दूसरी ओर अद्वैतवाद, इन दोनों के बीच
मध्य मार्ग अपनाने का प्रयत्न करता है। नंबर 7 आता है बहुलवादी एक जनतंत्रात्मक विचारधारा। बहुलवादी एक जनतंत्रात्मक विचारधारा। जिस प्रकार से अद्वैतवाद संप्रभुता एक निरंकुश विचारधारा थी, उसी प्रकार बहुलवाद का ये सिद्धांत है कि बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है। बहुलवाद राज्य के वर्तमान स्वरूप का विरोधी होने पर भी जनतंत्रात्मक प्रणाली का विरोधी नहीं है। बहुलवाद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसात्मक प्रणाली का प्रयोग स्वीकार नहीं करता। आरंभ से लेकर अंत तक उसका विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तथा गुप्त मतदान में रहा है। वास्तव में बहुलवाद का उद्देश्य भी सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है जिससे शासन व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो और प्रभुसत्ता अन्य संघों के समान वितरण में हो। वे प्रभुसत्ता या प्रजातांत्रिक प्रणाली का प्रतीक मानते थे। नंबर 8 है बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करता है। बहुलवादियों का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सिद्धांत यह है कि बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करता है। बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। बहुलवादी विचारक GDS कोल प्रजातंत्र के व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विशेष समर्थक है। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुचित और दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर चुने गए व्यक्ति वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधित्व का वही पद्धति उचित कही जा सकती है जिसका आधार व्यवसायिक हो। एक कृषक के हित का प्रतिनिधित्व करने वाला कृषक के हित का प्रतिनिधित्व उसके पास रहने वाला वकील अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता, जितना दूर क्षेत्र का निवास करने वाला किसान कर सकता है जो उसकी कठिनाइयों को समझता हो। उसी प्रकार बहुलवादियों के अनुसार चुनाव क्षेत्र व्यवसाय के आधार पर निश्चित किए जाने चाहिए। कोल तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का इस सीमा तक समर्थक है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को उपभोक्ता और उत्पादन संघों में विचार करने का व्यक्त करता है। ये था बहुलवाद के सिद्धांत। ये थे हमारे बहुलवाद के सिद्धांत। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुलवाद की आलोचना। इसके बाद आलोचकों ने बहुलवाद की आलोचना किस प्रकार से की, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुलवाद की आलोचना, बहुलवाद की आलोचनाएं क्या क्या है? बहुलवाद की आलोचनाएं क्या क्या है? सबसे पहली आलोचना ये है, बहुलवाद जो विचार दिया गया ये तर्क पर खरा नहीं उतरता। बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष, अगर उसका निष्कर्ष निकालते हैं तो वो राज का नहीं है, अराजकता का है। तो इसलिए पहली जो आलोचना ये है, बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता। बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता। बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है। वो अराजकता हो जाती है बहुलवाद से, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे के विरोध आलोचना करने का प्रमुख आधार यही है कि बहुलवादी विचारधारा में स्वीकार करने के स्वाभाविक परिणाम अराजकता की स्थिति का होगा।
यदि प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लिया जाए और उसे संप्रभुता का अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी समर्पित कर दिया जाए तो हमारा जो समाज है उस समाज में कानून विहीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बहुलवादी विचारक भी इस तथ्य से परिचित है। इस प्रकार संप्रभुता समुदाय को विभाजित करने के बाद भी बहुलवादी राज्य को समाज के विभिन्न समुदायों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने की स्थिति प्रदान करता है, किंतु राज्य के द्वारा उस समय तक इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता जब तक उसे वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति प्राप्त न हो। बहुलवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्रभु सत्ता का अनेक समुदायों में विभाजित उसे नष्ट कर देगा। नंबर 2, बहुलवाद कतिपय धार्मिक धारणाओं पर आधारित। बहुलवाद कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित। उनके जो सिद्धांत है बहुलवाद वो सिर्फ धार्मिक धारणाओं पर आधारित है और उन सिद्धांतों में कुछ नहीं है, ऐसा आलोचक मानती है। ऐसा आलोचकों का कथन है। आलोचक ये कहते हैं कि बहुलवाद कुछ मिथ्या धारणाओं पर आधारित है। बहुलवाद गलत है, इसको समझना गलत है कि प्रत्येक समुदाय का कार्य क्षेत्र एक दूसरे से सर्वथा पृथक होता है। मानवीय कार्य को अपने विभागों में विभक्त किया जा सकता है, किंतु जिसका कि एक दूसरे से कोई संबंध न हो। समाज के वर्तमान संगठन के विभिन्न हित आस्थाओं का पारस्परिक संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यदि समाज में कोई अंतिम वैधानिक सत्ता न हो तो विभिन्न समुदायों में पारस्परिक संघर्ष के कारण एक अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो जाता है, जिससे मानवीय प्रगति रुक जाती है, मानवीय प्रगति असंभव हो जाती है। आलोचकों के अनुसार यदि हम बहुबलवादियों के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक संसद और आर्थिक संसद को सप्रभुत्व की धारणा को भी स्वीकार कर लें तो स्थिति में सुधार नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित संघर्ष को हम दूर नहीं कर सकेंगे। अतः बहुलवादियों का यह समझना असत्य है कि प्रत्येक समुदाय बिना किसी संघर्ष के साधुत्व से अपने कर्तव्यों का निभाता रहेगा। नंबर 3, सभी समुदाय समान स्तर नहीं होते। सभी समुदाय के समान स्तर नहीं होते। बहुलवादी आलोचकों के अनुसार जो सारे समुदाय है उनके स्तर समान नहीं होते। उनके जो समुदाय है उनका स्तर समान नहीं होता। इस विचारधारा के लिए तो एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इस विचारधारा से समाज के सभी समुदाय समान मान लिया जाता है। बहुलवादी समाज के सभी सत्रों को समान मान लेते हैं। प्रत्येक समुदाय राज्य के समान मान लेना बहुलवादियों की एक बहुत भारी भूल है। वास्तव में इस संस्था के अपने विशेष कार्य के कारण उसकी स्थिति अन्य समुदायों से भिन्न और विशेष होती है। नंबर 4, बहुलवाद प्रभुत्व के काल्पनिक अद्वैतवाद से प्राप्त करता है। बहुलवाद प्रभुत्व के काल्पनिक अद्वैतवाद से प्राप्त करता है। काल्पनिक वाद पर आक्रमण करता है। बहुलवाद अद्वैतवाद को या प्रभु सत्ता को ऐसी शक्ति मानता है जिससे वह उसकी कमियों के परिणाम स्वरूप बहुलवाद की बात करता है। बहुलवाद के अनुसार बहुलवाद आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि बहुलवाद जिस निरंकुश सत्ता पर आक्रमण करता है उसका प्रतिपादन हिगल को छोड़कर राज्य सत्ता ने किसी ने भी समर्थन नहीं किया है। बोंदा, होब्स, रूसो, ऑस्टिन
आदि सभी विचारक प्रभु सत्ता का प्राकृतिक, नैतिक, व्यवहारिक कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य मानते हैं। नंबर 5, बहुलवाद अंतर्विरोध से भरा पड़ा है। बहुलवाद अंतर्विरोध से भरा है। बहुलवाद की ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं, जिन सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये आभास होता है कि बहुलवाद के विरोध एक गंभीर बात यह है कि वो अंतर्विरोध से भरा हुआ है। बहुलवादी सैद्धांतिक रूप से तो राज्य की शक्तियों को कम करने के लिए अन्य समुदायों के साथ समता प्रदान करते हैं, किंतु जब वे व्यवहार पर आते हैं तो ये स्वीकार करते हैं किसी एक संस्था को संप्रभु बनाए बिना राजनीतिक समाज की कल्पना नहीं करते। इस प्रकार वे परोक्ष रूप से राजकीय प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। ये बात सभी सामुदायिक विचारों में देखी जा सकती है। नंबर नेक्स्ट आता है, बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। बहुलवादी व्यवस्था में जो छठा आलोचना है वो ये है कि बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। बहुलवादियों की ये भ्रांति है कि अन्य समुदायों पर भी राज्य का नियंत्रण हटा लेने से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास को स्वतंत्रतापूर्व वातावरण उपलब्ध होता है, और यदि ऐसी बात नहीं है तो लोग समुदाय में स्वतंत्र नाम से राज्य के नियंत्रण का विरोध करते हैं और वे अपने हाथ में सत्ता आने पर व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने में राज्य से आगे बढ़ सकते हैं। मध्य युग में चर्च में भिन्न मत रखने वाले व्यक्तियों का भीषण दमन किया गया था। इस प्रकार बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। नंबर 7 है, राज्य संघों का संघ नहीं होता। राज्य संघों का संघ नहीं होता। बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य संघों का संघ है, जबकि वास्तव में राज्य संघों का संगम नहीं है। आलोचकों द्वारा लीड से पारकर अन्य व्यवहारवादियों को इस बात की कटु आलोचना की कि राज्य समुदायों का एक समुदाय है। लीड से का विचार है कि राज्य ही एकमात्र ऐसा समुदाय है जिसकी सदस्यता अनिवार्य है, जिसके पास दंड प्रदान करने की शक्ति है। इसी प्रकार लिंडसे के उन गुणों को मानता है जो संप्रभुता के लक्षण है, किंतु राज्य को संप्रभु शक्ति का प्रतीक नहीं मानता। वास्तव में यह दृष्टिकोण विवेकपूर्ण नहीं है। राज्य और अन्य समुदायों में आधारभूत अंतर है, जबकि अन्य समुदाय किसी प्रकार के विशेष साधन नहीं होते। नंबर 8, बहुलवाद देश विरोधी है। बहुलवाद देश विरोधी है। 8वीं जो आलोचना है वो इस आधार पर की जाती है कि प्रभु सत्ता में हम राज्य को महत्व को कम कर देते हैं, और तो इस विचारधारा के अंतर्राष्ट्रीयकरण होने के कारण बहुलवादी जो नागरिक है उसमें देशभक्ति की भावना का विरोध करता है, जो उचित और व्यावसायिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे देश का विरोध होता है। नंबर 9, बहुलवाद का कानून संबंधी विचार गलत है। बहुलवाद का कानूनी संबंधी विचार गलत। 9वां टॉपिक है कि बहुलवाद का कानून संबंधी विचार गलत है। बहुलवाद के आलोचक इस दृष्टि से भी विचार करते हैं कि डिग्विट और बहुलवादी क्रेब जैसे बहुलवादी दार्शनिक का कानूनी संबंधी विचार असत्य है। वे दार्शनिक को राज्य की सत्ता से स्वतंत्र, उच्चतर तथा प्राचीन मानते हैं, किंतु राज्य के व्यक्तित्व उच्चता नहीं होती। 10वां है, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर प्रभुसत्ता का विरोध उचित है। 10वां है, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर प्रभुसत्ता का विरोध गलत। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर
बहुलवादियों ने प्रभुसत्ता का विरोध किया था। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर बहुलवादियों ने प्रभुसत्ता का विरोध किया था, तो इस आधार पर इनका विरोध भी गलत है। नेक्स्ट हमारा जो बड़ा टॉपिक आएगा वो बहुलवाद का महत्व। बहुलवाद का महत्व, बहुलवाद का महत्व। बहुत सारी आलोचना करने के बाद हम इस बात से सहमत है कि बहुलवाद का महत्व भी है। बहुलवाद कठोर सैद्धांतिक विदातावादिता तथा अष्टका सिद्धांत विरुद्ध एक सामरिक तथा स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है, क्योंकि बहुलवाद राजनीतिक संघों के बढ़ते महत्व पर जोर देता है, जिससे समुदाय में उचित कार्य क्षेत्र विभाजन होता है। इस प्रकार हम उसके महत्व को भी नहीं निकाल सकते। इस प्रकार हमने आज 2-3 टॉपिकों का अध्ययन किया। बहुलवाद के सिद्धांत, बहुलवाद की आलोचना और बहुलवाद का महत्व। आज हम इतना ही कराएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपना बचाव करें।